नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका वैश्विक महत्व है, यानी ग्लोबल इशू पर हम बात करेंगे, और वो है अमेरिका, ईरान और इजराइल के साथ जंग का मामला। और उसके चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो शेयर मार्केट में पिछले 10 दिन की हम बात करें तो लगभग 5,000 सेंसेक्स नीचे आ गया है और अरबों रुपए शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हो गए। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को डूब गए, क्योंकि कभी डूबे हैं तो कभी ऊपर भी आया। और इस लगातार गिरने बढ़ने में जो स्थिति है वो ये कि भारतीय बाजार में जैसी गिरावट आती है तो यहाँ के जो घरेलू शेयर मार्केट के जो खिलाड़ी हैं वो पैसे डालकर बाजार से शेयर खरीदना शुरू करते हैं। ये पहले बहुत कम होता था। अगर बाजार गिरता था तो फिर वो औंधे मुँह गिरता था, उसके उठने में कई दिन लग जाया करते थे। अब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इसके बाद भी एक दिन मार्केट नीचे आता, दूसरे दिन ऊपर, लेकिन कुल मिला के 10 दिन में लगभग 4,000 से ज़्यादा सेंसेक्स नीचे आ गया है। सोने चांदी में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट और उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन आज सोना भी घटा और चांदी में भी गिरावट आई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत में इसका क्या असर पड़ सकता है। एलपीजी ज़रूर, हम गैस की बात करें तो वो उसमें दिक्कत है, लेकिन जहाँ तक पेट्रोलियम की बात है, डीजल और पेट्रोल, हालात बेहतर हैं। भारत के ऊपर कोई असर नहीं आया है। ये हम दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों को नहीं रोकेगा। जिन जहाज़ों पर तिरंगा लगा होगा उसे वो नहीं रोकेगा। इस बात की पुष्टि ईरान के राजदूत ने भी दिल्ली में की है। तो आज इसी पर बात, जंग का वार और बाजार में हाहाकार। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ 5 मेहमान, स्टूडियो में 3 और टेलीफोन और जूम पर 2। स्टूडियो में है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी, हमारे दूसरे वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी, और बहुत जल्द स्टूडियो में आएंगे योगीराज योगेश, जो IND24 के कंसल्टिंग एडिटर है। लेकिन जूम पर जुड़े हैं हमारे साथ आदित्य जैन मनियाजी जुड़ने वाले हैं जूम पर, और फोन पर जुड़े हैं उदयवीर सिंह चौहान। उदयवीर जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? उदयवीर जी, मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही? हाँ हाँ, सुनाई पड़ रही। दरअसल जंग तो पिछले 2-3 साल की बात करें तो चल रहा है पूरी दुनिया में, और ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ जानकार भी कहते हैं और विशेषज्ञ जो ज्योतिष के वो भी बता रहे हैं। लेकिन यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ, भारतीय बाजार में कोई बहुत फर्क नहीं आया। फिर इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन में हमास के साथ युद्ध हुआ, भारतीय बाजार में कोई बहुत फर्क नहीं आया। लेकिन ईरान के साथ जब अमेरिका और इसराइल की ये दूसरी युद्ध शुरू हुआ है, इसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये लगातार 10 दिन से चल रहा है और ये कब थमेगा कुछ पता नहीं। वजह, डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज है कि युद्ध को किन शर्तों पर रोके। शुरू तो हो गया है, लेकिन इस सबसे खास बात यह है कि भारतीय बाजार में गिरावट लगातार आ रही है, लेकिन कभी गिर भी रहा है, कभी ऊपर भी आ रहा है। तो सेंसेक्स में जीवन है, कभी वो ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे हार्ट लाइन आती है। आपका क्या मानना है कि ये बाजार के लिए कितना शुभ है, भारतीय निवेशकों के लिए कितना शुभ है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना मजबूती देने वाला है? इस गिरावट के दौर में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात आपसे कर रहा हूं। आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। राघवेंद्र जी, मेरा मानना ये है कि एक कहावत है, एक पिक्चर में मैंने सुनी थी, तूफान आएगा कुछ दे के जाएगा। अब ये जो तूफान आया है ये आपको कुछ दे के जाएगा। अब एक चीज पे हमारी डिपेंडेंसी थी कि ऑयल जो है वो और गैस जो है हमारी बाहर से आती थी, तो ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी थी। अब मोदी जी को और हल दे दिया है ऊपर वाले ने, और वो इसको भी पार करेंगे। जैसे कि जो हर्डल थे उनको उन्होंने पार किया। और मेरा मानना ये है कि ज्यादा नहीं, 10 दिन आप मान के चलिए, 10 दिन में ये युद्ध का भी जो कुछ होना है वो हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मलसी आ जाएगी पूरे मार्केट के अंदर। और मैं सबको, जितने भी शेयर बाजार में निवेशित हैं, उन सबसे यही निवेदन करूंगा, कृपया बने रहें, तो पैसे और डालें। यही एक मौका है जो आपको आने वाले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न दे जाएगा। तो चलिए, आपकी तरफ से तो सांत्वना की बात मैं कहूँगा, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में जो निवेशक है वो पहले से ही, पिछले अगर 2-3 साल की बात करें तो बड़े विशेषज्ञ हो गए हैं। शेयर मार्केट में जो निवेश करता है वो बहुत चीज़ों को देखता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति है, चीन की हालत क्या है, अमेरिका में डाउ की स्थिति क्या है। लेकिन भारत की हम बात करें तो सेंसेक्स में जो गिरावट है वो लगातार है। इस बार आज की बात करें तो 1,470 पॉइंट
सेंसेक्स में गिरावट आई है और ये अभी 74,564 के आसपास झूल रहा है ये। अब इसमें निफ्टी में 488 अंक भी गिरे, ये टूटकर अब 23,151 के आसपास निफ्टी भी आ गया है। तो बाजार तो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर किस ढंग से देखेंगे, मैं अगले दौर की बातचीत में पूछूंगा आपसे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य जैन मनिया जी, जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। मनिया जी, आपकी राय के बहुत मायने होते हैं, खासतौर से जो आप बहुत सारे डिटेल निकाल कर जब बात करते हैं और आपकी एक एक दो जो पंच लाइन होती है, वो कई बार शेयर मार्केट के लोगों को हफ्ते 10 दिन तक के लिए भी काम की साबित होती है। आपकी राय, ये जो जंग चल रही है इसमें घबराहट तो बहुत है भारतीयों में, लेकिन भारतीयों में घबराहट के बीच में हिम्मत भी है, वो लगातार खरीद भी रहे हैं, मार्केट से शेयर उठा भी रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर जो दिक्कत थी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था, आप जुड़ नहीं पाए थे उस समय, कि ईरान ने कुछ घंटे पहले कहा है कि हम भारत के जो जहाज हैं उनको हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकलने देंगे, उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये तेल के बाजार में, डीजल पेट्रोल के बाजार के लिए बड़ी खुशखबरी। हालांकि भारत के पास लगभग 50 दिन का स्टॉक अभी रिजर्व में है। आपकी राय, इस पूरे मामले को कैसे देखते और ये कहां जाकर रुकेगा? दूंगा कि इतने सेंसिटिव विषय जहां भारत के लगभग 20% निवेशकों की जान संसद में पड़ी हुई है, एक राहत की खबर देगा। दरअसल का एक बड़ा मुख्य कारण जो सामने आया है वो भारत के विकास को लेकर है। इसको लेकर अभी अनिश्चितता पैदा हो गई है कि हमारी जीडीपी की क्या है, और इस बारे में जो सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा है वो तेल ने खेल बिगाड़ा है। हालांकि बाजार में अफवाह चल रही है, आज मैं शाम को सर्वे पे गया था तो गैस बाजार जो एलपीजी गैस की इतनी किल्लत नहीं है जितनी की बताई जा रही है। हाँ, भीड़ लगी हुई है और लोगों में घबराहट है। बात करें अपन शेयर बाजार में अभी भी एफआई की बिक्री को और अन्य इंस्टीट्यूशन की बिक्री को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो संभाले और वो पैसा उनको म्यूचुअल फंड से आ रहा है, इसलिए अभी तक घबराने की बात नहीं। और जैसा कि आपने पहले कहा कि हमारे निवेशक अभी घबराए नहीं, हाँ पैनिक में नहीं आया, घबराहट तो उसके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में केंद्र सरकार की राजनीति अगर स्थिरता की ओर रहती है तो केंद्र सरकार दुनिया के जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उस पर नजर रखकर हमारे भारत के निवेशकों को, भारतीय बाजारों को, भारतीय उद्योगपतियों को अगर बचाती है तो निश्चित तौर पर ये जो गिरावट है इसके बाद हम तेजी पूरा देखेंगे। रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 10 बार युद्ध में बाजार गिरा है, उसमें से 8 बार बढ़ के और नया हाई बनाया है। तीसरी बात, 2020 के बाद मैंने कोरोना के समय से पहली बार साप्ताहिक गिरावट 5% के ऊपर रही है, तो ये केवल एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और ऑटो सेक्टर में बिक्री के कारण 10% की रही है। लेकिन निफ्टी ने जो आज 525 का एक तेजी से गोता खाया था और सेंसेक्स ने 1580 का गोता खाया था, जब इस समय हुआ था तो निवेशकों को बताना चाहता हूँ कि उधार के यानी मार्जिन के सौदे कटे थे, इसलिए बाजार में ये पैनिक फैली थी। अभी भी छोटा निवेशक बाजार में बना हुआ है, उसको घबराहट जरूर है लेकिन पैनिक में नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि हॉर्मुज़ में जो जहाज का आवागमन भारत के लिए स्टार्ट है, एक बड़ी राहत की खबर है। आज भारतीय बाजारों ने जो कमजोर शुरुआत के बाद सर्दी के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा है, ये टेक्निकल रूप से एक तरीके से नुकसान का संकेत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय निवेशकों के पास पैसा है, समय है और धैर्य है तो अपने टोटल पैसे रकम का 20% पैसा इस गिरावट में पिरामिड स्टाइल में, जो उल्टा पिरामिड है, उस स्टाइल में आपको निवेश करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बीच में किसी रात को खबर आ गई कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हुआ है, तो बाजार में बहुत तेजी से रिकवरी आएगी और आप खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि आपने नीचे के रेट देखे हुए हैं। इसलिए कंजम्पशन स्टोरी, पावर सेक्टर के अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर देखें तो हम आईटी सेक्टर में अभी निवेश नहीं करें। कंजम्पशन और मैंने एफएमसीजी बोला और एक पावर सेक्टर बोला है, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। मैं समझता हूँ
उल्टे पिरामिड स्टाइल में आप 20% का निवेश करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मुनाफा बढ़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि जो तेल में जो बाजार महंगा हो रहा था, अभी $100 प्रति बैरल चला गया क्रूड। लेकिन अगर जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात ईरान ने की है, हो सकता है कि वो चीन के लिए भी फ्री कर दे, बाकी के लिए फ्री करे, तो फिर ये जो स्थिति बनने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर तेल महंगा हुआ तो अमेरिकियों के लिए फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि इस बयान से भी ईरान ने अपनी रणनीति बदली है और थोड़ी वहाँ ढिलाई की बात की है। तो ये बहुत सारी बातें, बाजार बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखता है और कई बार बहुत छुई मुई की तरह रिएक्ट भी करता है। थोड़ी सी अफवाह चलती है तो गिर जाता है, थोड़ी सी अफवाह आती तो ऊपर जाता। लेकिन अगर पिछले 10 दिन की हम बात करते तो मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे पूछूंगा। इस बार भारतीय बाजार बहुत बारीकी से नज़र रखें पूरे वैश्विक मामले में। ग्लोबल जो सीन चल रहा है उसको देख के काम कर रहा है और उस लिहाज से जो निवेशक है वो धैर्य के साथ साथ पैसा लगाने के मूड में भी है। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, जंग तो पिछले 4-5 साल से पूरी दुनिया में चली रही कहीं ना कहीं, और लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार की सिचुएशन है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय निवेशक घबराहट में, जैसा मनिया जी ने कहा, वो है तो घबराहट में, लेकिन उसका धीरज नहीं टूटा है। वो शेयर मार्केट में अभी पैसा लगाने के मूड में, वो देख रहा है कि कितना नीचे जाता है, क्योंकि अगर ये बहुत नीचे के बाद उठेगा तो फिर भारतीय बाजार में लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कम दाम में देखा हुआ शेयर को ऊपर लेने में उनकी थोड़ी सी हिचक बढ़ेगी। आपकी राय, कैसा देख रहे हैं शेयर बाजार को और जंग की स्थिति को? नहीं, देखिए, स्थिति तो संकट की स्थिति पूरी दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं जी। क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम धैर्य की बात करते ही हैं, हम दिलासा देने की बात करते ही है, हम कहते ही हैं कि पैनिक ना हो। लेकिन सिचुएशन तो है, और ये बात भी सही है कि शेयर मार्केट के हमने पिछले जो भी रिकॉर्ड देखे वो यही रहे। हमारे सामने 2-3 उदाहरण तो भी हैं कोरोना से लेके अभी तक, कि शेयर मार्केट गिरा और फिर उछला। तो मेरी दिलचस्पी ज़्यादा शेयर मार्केट में इसलिए नहीं रहती कि ये सट्टेबाजों का खेल है, ये पैसे वालों का खेल है। गिर जाए तो चूंकि आप ही के पास पैसा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप नहीं लगाओगे, आज नहीं लगाओगे और नीचे जाएंगे तब लगा देंगे आप। लेकिन जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो बाकी जो लोग हैं, जो बेचारे जिनको चूल्हे जलाने की फाके पड़ जाते हैं, उनके बारे में ज़रूर चिंता की स्थिति है। और निश्चित तौर पर इन सब परिस्थितियों के बीच जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस देश में हो रही है वो भी चिंताजनक है। इस देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि वो इस युद्ध की स्थिति में वो राजनीति देख रहे हैं। पैनिक, वो हम सबको पता है, जब जब भी युद्ध होते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ से 7 समुंदर पार युद्ध हो, लेकिन असर पड़ता है। लेकिन आप बार बार बताएं लोगों को कि अरे अब देखना, अब महंगाई बढ़ेगी, अरे अब देखना, अब सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा, पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, और अब पता पड़ेगा मोदी को। तो ये जो इस तरह की मानसिकता है, इस पर इस पर कैसे आप ब्रेक लगाओगे? दरअसल योगीराज जी, युद्ध 2-3 तरह के होते हैं। एक तो दुश्मन आपसे लड़ रहा होता है, और देश के भीतर अफवाह फैलाने वाले भी दुश्मन होते हैं। तो जो देश में अफवाह फैला रहे हैं, मैं आज की अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने परसों गैस का सिलेंडर मोबाइल से बुक किया था, और तब से लेकर आज तक यही खबर चल रही कि गैस की किल्लत है, बहुत भीड़ लगी हुई है। आज हमारे यहाँ गैस डिलीवर हो गया, और वो हमेशा 2-3 दिन ही लगते हैं उसको डिलीवर होने में। तो हमें तो नहीं लग रहा है, जब प्रैक्टिकली हम अपनी बात करें तो ये जो देश भर में अफवाहें पंजाब में या कहीं फैलाई जा रही है देश में, वो भीतर के लोगों की भी एक साजिश हो सकती है। सरकार ने कहा कि ये साजिश का हिस्सा है, कोई कमी नहीं है। एलपीजी को लेकर जरूर वो कह रहे हैं कि कुछ संकट हो सकता है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात करें वो ठीक है। अभी भी कुकिंग गैस के मामले में मेरा अपना तजुर्बा है कि परसों बुक किया था, आज डिलीवर हो गया। तो जो युद्ध के बहुत तरीके होते हैं, एक अफवाह का युद्ध भी होता है कि किस तरह से हमको अफवाह फैला के लोगों को कमज़ोर करना है, देश में असंतोष पैदा करना। तो ये कई फ्रंट पर देश लड़ता है। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, आपसे सबसे आखिरी में संदीप पाठक जी, आपकी टिप्पणी। कच्चा तेल महंगा हो रहा है, लेकिन भारत के पास स्टॉक बहुत है। फिर ईरान ने भी कहा कि जो भारतीय झंडे लगे जहाज होंगे हम उनको जाने देंगे। इसका मतलब कि भारत में जो तेल आ रहा है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और सरकार ने ईरान के साथ, रूस के साथ साथ बाकी देशों से भी 20% तेल के आयात में वृद्धि की है, स्टॉक को रिजर्व रखते हुए। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व की ये सफलता है कि उसने अपने कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पे अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। और हम लोग यहाँ सुनते भी हैं, चूँकि हमारे यहाँ हर तरीके का माहौल है जी। देश संविधान से जरूर चलता है, लेकिन विश्व स्तर पे हमारे भारतीय दर्शन और मीमांसा से देश चल रहा है। अब विश्व में जो भारत की छवि है,
आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है, ये उसी के कहीं ना कहीं मायने में आप ये देख पाएंगे कि सभी देशों, मतलब जहाँ जिन दोनों का वार है, वो दोनों के प्रति हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट ही कर रहे हैं। और इसका दुष्प्रचार के तौर पे या रही बात सेंसेक्स की उतार चढ़ाव की, तो यह अस्थिरता तो बनी रहेगी। आज 14 दिन लगभग होने को आ रहे हैं युद्ध के, और इस स्थिति में ये घटाव भी रहेगा, बढ़ाव भी रहेगा। और आपके जैन साहब ने भी विशेषज्ञता से तो अपनी बात रखी भी है, लेकिन ये बात सही है कि आम व्यक्ति इसमें एक थोड़ा सा पैनिक तो होता है, लेकिन अगर तंत्र ने इसको ठीक से हैंडल कर लिया तो, स्पेशली एलपीजी को लेके, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी अभी जो सप्लाईज की बात थी, तो वो एक थोड़ा सा एक पैनिक हुआ है, बीच में कुछ माहौल इस तरीके का बना, लेकिन निश्चित रूप से सप्लाई सुचारू है और उस पर काम अच्छा हो रहा है। कोई ऐसी मतलब आशंका की बात नहीं है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। और अभी जो शेयर मार्केट की हम बात करें तो साउथ कोरिया का भी शेयर मार्केट 0.25% नीचे गिरा है। एशियाई बाजारों में भी गिरावट आई है। जापान की बात करें तो लगभग 1.16% गिरावट आई है। शंघाई मार्केट 1% के आसपास नीचे गिरा है। डाउ जो है अमेरिका का मार्केट है वो भी 739 अंक नीचे गिरा है। तो मार्केट तो ऊपर नीचे होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है कूटनीतिक स्तर पर। जैसा पाठक जी ने कहा कि ऐसा कम देखने को मिलता है कि 2 देश लड़ रहे हों और दोनों देशों का समर्थन आपको प्राप्त है। दोनों देश कह रहे हैं कि भारत हमारा दोस्त है। अलग बात है कि भारत में कुछ दल ऐसे हैं जो इस बात को लेकर तिल का ताड़ बना रहे हैं कि ईरान से हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ईरान के मसले में हमको बहुत साथ आना चाहिए। तो कूटनीतिक बातें मोबाइल से या बाजार में नहीं कही जाती, उसकी डिप्लोमेसी गुप्त होती है और वो अगर हर किसी को बताई जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो बचकाने बयान आ रहा है। लेकिन देवदत्त जी, आपकी राय, बाजार में तो हाहाकार है, लेकिन लोगों के मन में जो स्थिति होती है बाजारों में वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तेल भी ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम भी ठीक है, सीएनजी की बात जरूर महंगी हो रही है, एलपीजी और डोमेस्टिक है। वहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो हालात ठीक ठाक चल रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, जब भी कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर होता है और वही असर इस समय है। लेकिन जिस तरह की सब हालात हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। केवल कॉमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट होटल में, उन्हीं पर पाबंदी लगी, बाकी घरेलू गैस में कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ होगा तो कुछ तो असर होगा। लेकिन यदि सही प्रबंधक है, सही मैनेजमेंट है, नेतृत्व की क्षमता है, तो फिर वैसा असर नहीं होता जिसकी लोग कल्पना कर रहे हैं, जिसकी लोग बातें कर रहे हैं। दुबे जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार का बयान नहीं आ रहा है। जब सरकार का बयान आया कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, तो लोग कहते हैं कि दिखाओ भंडार कहाँ है। तो इस तरह की बातें जब होती तो अब लगता है कि फिर भारतीयों जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उनके मन में भी देश को लेकर कोई बहुत अच्छी भाव नहीं है। वो चाहते कि यहाँ पैनिक क्रिएट हो और लोग असंतुष्ट हो जाएं और सड़कों पर उतर आए। ये बात भी देखने को आ रही है। तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि इस मामले में आपकी क्या राय। अगले दौर की बातचीत में अब सिर्फ 7-8 मिनट का वक्त है और हमारे आज भरपूर भरा पूरा आज पैनल है, हमारे साथ 5 साथी हैं। मुश्किल माने तो एक संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन उदयवीर जी, मुझे पता है कि आप यात्रा में हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कुछ आपकी टिप्पणी इस पर आ जाए, बहुत छोटी सी, गागर में सागर की तरह। मेरा मानना ये, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर लिया, हिंदुस्तान की जनता हो जाती है और वो जानती है कि क्या पैनिक है क्या नहीं। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी, आज उनके पाए गए नेता थे पाए गए। अब ऐसे इकट्ठे करते हुए तो पैनिक तो होता ही है और फिर जो अफवाहें होती है उनसे पैनिक होता है। लेकिन मेरा मानना ये, देश दिशा में जा रहा है और मोदी भी इसको भी टैकल कर लेंगे और बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी और सेंसेक्स बहुत ऊपर जाए। चलिए, मन्या जी, आपके साथी उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि सब स्थिति ठीक हो जाएगी और हालात सुधरेंगे और सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। लेकिन हमेशा हम ये मानते हैं, हमारी आर्मी भी कहती है कि हमको जब कभी युद्ध लड़ना पड़ता है तो 2 फ्रंट पर नहीं लड़ना पड़ता, हम 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ते हैं और वो आधा फ्रंट हिंदुस्तान के भीतर का है। अभी युद्ध हो रहा है ईरान में, अमेरिका में और इजराइल में, लेकिन हिंदुस्तान का जो आधा फ्रंट है वो अभी लगा हुआ है। वो नहीं लड़ रहा है ईरान से और अमेरिका और इजराइल से, वो भारत की सरकार से लड़ रहा है कि यहाँ कुछ अव्यवस्था हो जाए, असंतुष्ट हो जाए और हम बताएं कि युद्ध हो रहा था ईरान पर और भारत उसको मैनेज नहीं कर पाया। आपकी राय सेंसेक्स को लेकर भी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसको लेकर भी? 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। निवेशक ध्यान रखें कि रिस्क है तो रिटर्न है। आप
आने वाले समय में अगर अभी निवेश करना है फार्मा, डिफेंस, पावर और अगर ज्यादा गिरे तो मेटल सेक्टर, इनमें आप निवेश का मन बनाइएगा। अपन आईटी को बाद में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे एआई की क्या कंडीशन है, ऑटो इंडस्ट्री की क्या कंडीशन है, एफएमसीजी की क्या कंडीशन है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में तेल का खेल कोई और नहीं बिगाड़ रहा है, कुछ जिसे कहना चाहिए असुगन वाली जो शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि भारत में घरेलू हिंसा चालू हो जाए इस चीज पर। तो अब हिंदुस्तान की जनता और युवा जो पढ़ा लिखा वो सब समझ चुका है कि ये सब चीजें मैनेजेबल हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम होती है जो टीचिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम दुनिया से जुड़े हुए हैं और गैस के लिए, एलएनजी के लिए, पीएनजी के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन फिर भी हमारा दोस्त रूस खड़ा हुआ है, हम दूसरे देशों से भी 10-10% आयात कर रहे हैं। तीसरी बात, अगरचे भारत में किसी भी प्रकार की विपक्ष कोई षड्यंत्र रचता है तो प्रत्येक निवेशकों को, प्रत्येक नागरिकों को से ये निवेदन है कि पहले स्थानीय सरकार से बात करें, उसके बाद पैनिक नहीं आए। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सवाल है, मेरा अटल विश्वास है कि आने के बाद मिडिल ईस्ट में जितना भी काम होगा उसमें कंस्ट्रक्शन से लगा के, टेक्नोलॉजी से लगा के, इंजीनियरिंग से लगा के, सीमेंट से लगा के 70% काम हिंदुस्तान की एजेंसियों को मिलेगा। तो उन इंजेक्शन जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। जहां तक तेल की बात है तो अभी तेल गैस में कोई तकलीफ नहीं है, केवल जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उनकी सप्लाई में थोड़ी सी टाइटनेस आई है। अभी भी कोई, मैं गया था आज, किसी भी होटल पे कोई भी खाना बंद नहीं हुआ है, कोई भी डिश बंद नहीं करी, ना ही कोई डिश महंगी करी है। हाँ, अगर स्थिति थोड़ी बिगड़ती से मतलब शॉर्ट सप्लाई होती है तो थोड़ी सी कॉमर्शियल जगह पर और जो गैस आधारित उद्योग है उनको थोड़ी तकलीफ आएगी, तो वो पेन तो हमको झेलना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी पेन है तो हमको झेलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो गेन होगा वो भारतीय निवेशकों को मिलेगा, एफआईआई भी वापिस आएंगे। चलिए, क्योंकि डिफेंस में बहुत पैसा लग रहा है, तो हर देश सोने चांदी को भी बेच रहा है और शेयर बेच के अपने देश को, इकोनॉमी को पक्का कर रहा है, वहां के डिफेंस सिस्टम को तैयार कर। मनिया जी, अगर आपको शुगर नहीं है तो आपके मुंह में घी शक्कर। आपने जो बात की है वो बहुत दिलासा देने वाली है। और दूसरी बात, एक जो फिल्म आई थी जिसमें हर्षद मेहता वाली फिल्म का जिक्र किया था, रिस्क है तो इश्क है, तो ये भारतीय शेयर बाजार का जो निवेशक है वो समझ गया कि रिस्क है तो इश्क है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वो जरूर पैसे लगाएगा। और दूसरी बात, जहाँ तक एलपीजी की बात है, जो हमारे पास जानकारी वो ये कि रोज़ एलपीजी के सिलेंडर की बुकिंग होती थी 50%। अब इस घबराहट के दौर में जो लोग चिंता कर रहे हैं तो वो 50 से बढ़कर लोगों ने उसकी बुकिंग बढ़ा दी है, 1 से 1.25% बढ़ गई है वो। तो ये सिर्फ घबराहट वाली बुकिंग है, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भारतीय तो ऐसा है कि अगर तेल का संकट है तो वो जब तेल अपनी गाड़ी में डलवाता 5 लीटर तो संकट सुनते कहता फुल टैंक कर दो, तो इसलिए खपत बढ़ जाती है और वो दिखता है कि क्राइसिस बढ़ गई है। लेकिन आपने जो बात की वो दिलासा देने वाली है। समय कम है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा कि भोपाल में 48 घंटे में गैस की टंकी घर पे आ रही है और भोपाल में आधे शहर में पाइपलाइन बिछी हुई है, वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मेरा आम आदमी से जो अखंड भारत राष्ट्र को चाहता है उससे मेरा निवेदन है कि हम हर परिस्थिति में भारत की रक्षा के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और ग्रोथ के लिए और स्टार्टअप और युवाओं के लिए खड़े रहे, बिल्कुल पैनिक में ना आए। हम सब चीजों को संभालने में सक्षम है। हम 146 करोड़ जनता है, दुनिया हमारे पास आएगी। बिल्कुल, वक्त खत्म हो रहा है। योगीराज जी, सच में 2-3 वाक्यों में टिप्पणी मैं दोनों साथियों से लेना चाहूंगा, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, संकट के समय में केवल सेना की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और इस संकट की स्थिति से कैसे निपटा जाए उसमें सहभागिता निभाए। आप देखो, इतने संकट के बावजूद भी भारत में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, जबकि बिल्कुल इस समय पाकिस्तान में 321 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। संकट में सेना और समाज के साथ साथ जो निवेशक है उनकी भी जिम्मेदारी कि मार्केट को नीचे जब आए तो इन्वेस्टमेंट कर ताकि बाजार ठीक चले। कोई टिप्पणी आपकी देवदत्त जी? बस यही कहेंगे कि दे समय देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, कम से कम धैर्य तो दे ही दें अभी समय। पाठक जी, आप कुछ कहें? निश्चित रूप से जीत हार का युद्ध अपने जगह है और अब वो निर्णय जो राजा महाराजाओं के समय में युद्ध होते थे वो नहीं रहे, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस स्थिति में
आने वाले समय में भारत से बहुत उम्मीदें लोगों को होंगी और विश्व पटल पर भारत अपनी स्थिति और मजबूत दिखाएगा, काम करके भी दिखाएगा। कुल मिलाकर अगर युद्ध खत्म तो होनी है, लेकिन जब भी खत्म होगा तो ईरान में या गल्फ में काम करने के लिए जो एजेंसियां वो भारत की रहेंगी और 70% निर्माण का काम भारतीय एजेंसियों को मिलेगा, चाहे वो निर्माण का हो, गैस सीमेंट सप्लाई का हो, लोहे का हो। तो कह सकते हैं कि इस युद्ध में भी आपदा तो है लेकिन अवसर भी है। उम्मीद करते हैं कि देश मजबूती से खड़ा होगा। और मैं पांचों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। मनिया जी आपका साधुवाद, उदयवीर जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी, देवदत्त दुबे जी और संदीप जी आपका भी साधुवाद की चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।